नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान पिछले कुछ दिनों से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करते हुए चले आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जो उसमें किए गए हैं अभी तक, उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे भी यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना देखी जा रही है। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार किया गया है, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इसका बेहतर सदुपयोग कर सकें। आपको बहुत सारी इधर उधर से किताबें पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, ऐसी कोशिश की गई है कि इस वीडियो में सारा कुछ समाहित रहे, और जिससे कि आप लोगों का परीक्षा में अधिक से अधिक फायदा मिल सके। अब बात करते हैं कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जब संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान बनाया गया था, तो उस समय की परिस्थितियों को देखकर बनाया गया था। भारतीय संविधान क्या है, एक बहुत ही विस्तृत लिखित दस्तावेज है, जो कि विभिन्न देशों के जो मुख्य मुख्य जो प्रावधान थे उनको लेकर, और भारतीय परिप्रेक्ष्य या यहाँ की पृष्ठभूमि को देखते हुए विभिन्न तरीके के प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत समाहित किए गए थे, ताकि यहाँ के निवास करने वाली जनता वो किसी तरीके से कोई भी समस्या ना हो और वह अपना जीवन बहुत ही आसानी से व्यतीत कर सके और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सारी व्यवस्थाएं संविधान में दी थी, परंतु देखने के अनुसार परिस्थितियां बदलती रही और लोगों की आवश्यकताएं और कुछ जो पूर्व में बनाए गए थे नियम कानून, उनमें बदलाव की आवश्यकता को देखा गया, जिसके लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने पूर्व में ही लोगों के दिमाग में ये चीज रही होगी कि आगे चलकर जो नियम इस समय वर्तमान स्थिति को देखकर बनाए जा रहे हैं, वह भविष्य में उनमें बदलाव की भी आवश्यकता पड़ सकती है, या इनका उपयोग जो है आगे आने वाले समय में कुछ दूसरे रूप में देखने को मिल सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक प्रावधान जोड़ा था, जो भारतीय संविधान में संशोधन के नाम से जाना गया, जिसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई थी, और यह शक्ति इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को दी गई थी। अर्थात संसद अगर चाहेगी या वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगर उसको लगेगा कि अमुक प्रावधान या नियम या किसी अनुच्छेद में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वह ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान में कर सकती है। लेकिन यह संशोधन उस स्थिति तक ही मान्य होंगे जहां तक कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार संविधान निर्माताओं के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए, जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और यहाँ से आने वाले सभी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। ऐसी इस वीडियो के अंतर्गत पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों की। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए हैं। जो भाग 1 जिसका नाम लोगों ने रख दिया भाग 1 के तहत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन रखे गए, और बचे हुए जो संशोधन होंगे वह अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। उन सब संशोधनों को अगर एक ही वीडियो में लिया जाएगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको देखने में आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको 2 भाग में हम लोग आपको देंगे। आज पहले भाग के तहत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिनमें संशोधन किया गया है उन सबको देखेंगे। तो संशोधन सबसे पहले हमने लिखा है संशोधन का वर्ष, अर्थात किस वर्ष में कौन सा संशोधन किया गया वह इधर लिखा गया है। और इधर क्या लिखा गया है, संशोधन के द्वारा जोड़ी गई विशेषताएं जो हमारे संविधान में समय समय पर विभिन्न प्रकार के चेंजेस किए गए हैं या नई कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, उन सब का यहाँ पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किस संशोधन के तहत जोड़ी गए हैं यह इधर किया गया है। तो सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन किया गया। यह कब लाया गया था? यह लाया गया था 1951 में। अर्थात भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन करने की आवश्यकता देखी गई, उसको 1951 में उसमें विचार किया गया, और उसके तहत प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि समय के अनुसार भारतीय क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि, विभिन्न तरीके
के जो टकराव देखने को मिले, संपत्ति में हो गए या जमीन से लेकर कोई विवाद हो गया, इस तरीके की समस्याएं जब देखने को मिली तो सरकार ने यहाँ पर विचार किया और संसद के द्वारा एक नियम बनाया गया कि ये जो भूमि से संबंधित जो व्यवस्थाएं या नियम हैं उनको क्या कर दिया गया, ताकि आपसी टकराव से बचा जा सके। उसके लिए एक 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया और उसमें ये भूमि सुधार से संबंधित जो व्यवस्था थी उसको रख दिया गया। अर्थात तो 9वीं उस समय की व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए जो भी भाग थे या जो भी नियम थे उन पर किसी भी प्रकार की वाद चलाने की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई, अर्थात न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जो भी विषय 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दिए गए। तो सबसे पहले इसमें भूमि सुधार की व्यवस्थाएं जो थी या भूमि सुधार कानून जो था उसको 9वीं अनुसूची के तहत रख दिया गया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भूमि से संबंधित या भूखंड से संबंधित कोई समस्या ना मिले, जिससे कि अव्यवस्था फैले। तो इसमें क्या किया गया, प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार की जो व्यवस्था थी उसको इसके अंतर्गत रख दिया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 250 से 300 विषय जो है इसके अंतर्गत समाहित कर दिए गए हैं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। आगे देखते हैं, अगला संविधान संशोधन जो है वो 7वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1956 में किया गया। 1956 में 7वां संविधान संशोधन लाया गया। इसको द्वारा क्या किया गया, राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई। अर्थात उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उस समय 14 राज्य थे कुल भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था उस समय थी। जो वर्गों के जो वर्गीकरण की बात थी उसको समाप्त कर दिया गया था और 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेश उस समय 6 थे। अब बात करते हैं कि दूसरा प्रावधान इसमें जोड़ा गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था। अर्थात हमारे देश में टोटल हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो वो 24 है और राज्यों की बात की जाए वर्तमान में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कानून की व्यवस्था या विभिन्न तरीके के जो अपराध से संबंधित मामले हैं या न्यायालय से संबंधित मामले हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, इसके लिए एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट जो है अपना अधिकारिता रख सकता है। अर्थात एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत एक राज्य या 2 राज्यों की व्यवस्था को मेंटेन किया जा सकेगा, ऐसा प्रावधान कर दिया गया 1956 के 7वें संशोधन के तहत। आगे देखते हैं 31वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ, 1973 में हुआ। इसमें क्या किया गया, लोकसभा में जो सीटें थी उस समय में 525 सीटें थी, उनको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 545 कर दिया गया था। ये 31वां संविधान संशोधन होने से पहले लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, 525 थी, लेकिन आगे अधिक से अधिक भारतीय भूभाग को उसके अंतर्गत लाया जा सके, उसके लोगों को लोकसभा में उन लोगों की सहभागिता को बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्या किया गया, इसकी सीटों में परिवर्तन करते हुए इसकी सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, ताकि अधिकतम क्षेत्र से लोगों को चुनकर यहाँ लाया जा सके और जिससे कि भारतीय जनता का अधिक से अधिक लाभ हो सके, उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष या सम्मुख रखा जा सके, इसलिए सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। यह प्रावधान कहाँ किया गया, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में किया गया था। आगे देखते हैं 36वां संविधान संशोधन, यह कब हुआ था, यह 1975 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। अर्थात 36वें संविधान संशोधन के पहले तक भारत में कुल 21 राज्यों की व्यवस्था देखी जा रही थी, लेकिन बाद में सिक्किम को जो है भारतीय भूखंड के अंतर्गत जोड़ते हुए एक नए राज्य के रूप में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। इस प्रकार 1975 में राज्यों की संख्या 22 हो गई। उसके बाद आते हैं 42वां संविधान संशोधन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसको क्या कहा गया, लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। यहाँ से इस संविधान संशोधन से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं
और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर साल इस संविधान संशोधन से कोई ना कोई प्रश्न पूछा न गया हो। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संशोधन की अगर बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन उसके अंतर्गत आता है। और यह कब किया गया था? 1976 में किया गया था। इस समय क्या था? इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी और भारत में क्या चल रहा था? आपातकाल चल रहा था। आपातकाल चल रहा था, अर्थात इमरजेंसी के समय में क्या किया गया? 42वें संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों को इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया। अर्थात यह नया भाग जो है संविधान में जोड़ा गया, जिसके लिए अनुच्छेद 51 का प्रावधान किया गया। उसके तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दे दी गई। उसके बाद दूसरा जो बदलाव देखने को मिला 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, वह था संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ना। अर्थात पहले जो है 42वें संविधान संशोधन से पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का उल्लेख नहीं था। बाद में आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ दिया गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का मतलब क्या है, यह आप लोगों को मैं प्रस्तावना वाले वीडियो में बता चुका हूं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर वीडियो देखें और वहां से आपको आसानी से इन शब्दों के बारे में समझ में आ जाएगा। अगला बदलाव किया गया कि मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई सलाह जो थी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। किस तरीके की सलाह? जैसे कि संसद में किसी प्रकार का कोई नियम बना या मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा कोई नियम पारित किया गया या कोई प्रस्ताव बनाकर कोई प्रस्ताव बनाकर किसी भी योजना के लिए कोई प्रस्ताव बनाकर वह भेज दिया गया, राष्ट्रपति की पटल पर भेज दिया गया स्वीकृति के लिए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर केवल अपनी सहमति देने का ही अधिकार है, उस पर पुनर्विचार का अधिकार उसमें राष्ट्रपति का समाप्त था। अर्थात राष्ट्रपति उस पर केवल और केवल अपनी सहमति दे सकता था, उसको रोक नहीं सकता था। अर्थात उस पर बाध्यता लगा दी गई थी कि मंत्रिमंडल चाहे किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उसे हर हालत में पास ही करेगा या हर हालत में उसको स्वीकृति प्रदान ही करेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के किसी भी कानून को भारतीय संविधान में जगह नहीं दी जा सकती, अर्थात उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर नहीं लगा देता है। अंतिम रूप से जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तभी कोई प्रस्ताव कानून बनता है, तभी उस पर भारतीय संविधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है या उसके अनुसार कार्य किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक थी। लेकिन यहाँ पर आपातकाल की स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति का यह अधिकार छीन लिया गया और उसको कह दिया गया कि कोई भी प्रस्ताव अगर मंत्रिमंडल के द्वारा आपके पटल पर आता है तो आप उस पर अपनी सहमति देने के लिए अर्थात उसको पास करने के लिए बाध्य हैं। आगे देखते हैं क्या किया गया। ये लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष था उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी ने यह बहुत बड़ा बदलाव किया था ताकि वर्तमान जो स्थिति है उसको कंट्रोल में रखा जाए और शक्तियां जो हैं अपने अंडर में रहें, जिससे कि विभिन्न तरीके की जो समस्याएं या अस्थिरता, सरकार की अस्थिरता जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी उनसे बचा जा सके। इसलिए लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता उसको बढ़ाकर यहाँ पर 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला बदलाव जो किया गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वह था समवर्ती सूची के अंतर्गत वन, वन्यजीव, शिक्षा तथा मापतौल जैसे विषयों को क्या कर दिया गया? संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अर्थात इन पर नियम और कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होगा। अर्थात राज्य सरकारें भी इन पर नियम बना सकती हैं और केंद्र सरकार भी इसके अंतर्गत नियम बना सकती है, चाहे वह वन से संबंधित हो गए या उसमें रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं उनकी हो गई या शिक्षा की व्यवस्था हो गई, वह राज्य भी कर सकते हैं और केंद्र भी कर सकता है। और मापतौल आदि जो विषय थे उनको समवर्ती सूची के तहत जोड़ दिया गया।
आगे देखने को मिलता है कि संसद तथा विधानमंडल के में गणपूर्ति की जो व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि किसी भी बैठक के लिए वो जैसे कि अगर मान लेते हैं वर्तमान में 545 लोकसभा सीटें हैं, तो अगर किसी भी मुद्दे पर कोई चर्चा होती है या किसी भी मुद्दे पर कोई बैठक होती है तो उसके लिए वर्तमान सदस्यों का 1/10 सदस्यों का होना क्या है, जरूरी है। उस बैठक में 545 का 1/10 सदस्य अगर उस बैठक में प्रतिभाग नहीं करेंगे तो ऐसी बैठक को क्या माना जाएगा, ऐसी बैठक को कानूनी बाध्यता नहीं प्रदान की जाएगी, अर्थात वह बैठक जो थी उसको पूरा नहीं माना जाएगा, अर्थात उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं 10% की, तो यहाँ क्या होगा, अगर 545 का 1/10 निकालेंगे तो लगभग 54.5 यानी कि 55 सदस्यों का होना किसी भी बैठक के लिए अनिवार्य है। अर्थात किसी भी बैठक में अगर 55 सदस्य शामिल रहते हैं तो ऐसी बैठक को ही कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी। उसी को कहते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या है, वर्तमान सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों के द्वारा ही किसी भी बैठक को अगर आहूत किया जाता है तभी वह बैठक मान्य होगी, अन्यथा की स्थिति में वह बैठक शून्य मानी जाएगी। तो इस प्रकार मान के चलते हैं कि आपको गणपूर्ति क्या होती है वह आप आसानी से समझ गए। गणपूर्ति का मतलब है वर्तमान सदस्य संख्या का 1/10, इसी को कहते हैं कोरम। तो किसी भी बैठक को कानूनी रूप से बाध्य मानने के लिए कोरम का पूरा होना बहुत ही जरूरी है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, या जो कोरम की व्यवस्था थी उसको भी समाप्त घोषित कर दिया गया। अर्थात ऐसी स्थिति में अगर 2-4 लोग बैठकर भी कोई नियम बना लेते हैं तो वह क्या होगा, कानूनी रूप से मान्य होगा। इसीलिए यहाँ पर यह कोरम की व्यवस्था को समाप्त किया गया था, क्योंकि मनमाने तरीके से जो चाहे वो सरकार कर सके, मनमाने तरीके से जो चाहे वो नियम बना सके, क्योंकि उस समय क्या था, आपातकालीन स्थिति के दौर से हमारा देश गुजर रहा था। इसलिए गणपूर्ति की व्यवस्था जो थी उसको समाप्त घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता हुई भारतीय संविधान में, और उसको बहुत अच्छे से समझते हुए जो संविधान निर्माताओं ने संशोधन की व्यवस्था को आर्टिकल 368 के तहत रखा था। और यह शक्ति किसके पास थी, संसद को दी थी कि वह विभिन्न मामलों में या विभिन्न प्रावधानों में समय के अनुसार बदलाव कर सकती है, अर्थात उसमें संशोधन ला सकती है, उसके अंतर्गत नए प्रावधानों को जोड़ सकती है या पुराने हो चुके प्रावधानों को उससे हटा भी सकती है। अर्थात इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेदों को समाप्त घोषित कर दिया गया है और बहुत सारे अनुच्छेदों में उपखंड के रूप में नए नए चीजों को जोड़ा भी गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। आशा करते हैं कि यह सारे संशोधन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलिए अब आगे के संविधान संशोधनों को देखते हैं बारी बारी से। अब देखते हैं अगला संविधान संशोधन कौन सा है, 44वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था, 1978 में हुआ था। अर्थात जब 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में हुआ था, उस समय क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और फिर आई जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार आई तो ये जो 42वें संविधान संशोधन के तहत विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान जोड़े गए थे उनमें जब सरकार बदल गई तो नियम भी बदलेंगे। तो क्या हुआ, 42वें संशोधन के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उनमें जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए या संशोधन किए गए, जिनको हम लोग अब इसमें 44वें संविधान संशोधन के तहत देखेंगे। तो सबसे पहला बदलाव क्या किया गया, तो लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल जो था उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इन लोगों ने क्या किया, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उस कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अगला बदलाव क्या हुआ, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को एक बार मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार दे दिया गया था, जो कि
42वें संविधान संशोधन में क्या था कि अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के पास कोई भी प्रस्ताव भेजता है तो उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य था। लेकिन इन लोगों ने यहाँ क्या किया, 44वें संविधान संशोधन में इन लोगों ने कह दिया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव हैं उन पर पुनर्विचार के लिए वह एक बार मंत्रिमंडल के पास पुनः वापस भेज सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया था। अगर परंतु अगर दूसरी बार अगर मंत्रिमंडल उसी प्रस्ताव को फिर बिना किसी चेंजेस के साथ भेजता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। अर्थात दूसरी बार वह किसी प्रकार की उसमें मीन में नहीं निकाल सकता है, उसको उसी तरीके से उस पर अपनी अनुमति देनी होगी। यह बदलाव 44वें संविधान संशोधन में देखा गया। अगली व्यवस्था क्या की गई, संसद तथा विधानमंडल में गणपूर्ति की जो व्यवस्था थी उसको पुनः लागू कर दिया गया था। अर्थात कोई भी बैठक कानूनी रूप से तभी वैध मानी जाएगी जब वर्तमान सदस्य संख्या जो थी क्या थी संसद में 545, उसका कम से कम 1/10 सदस्य उस बैठक में मौजूद होने चाहिए, तभी वह क्या होगी, वह बैठक कानूनी रूप से बाध्य मानी जाएगी। अर्थात गणपूर्ति का जो कोरम की व्यवस्था है वो 1/10 सदस्यों के द्वारा ही पूरी होती है। इसलिए किसी भी बैठक की आहूति के लिए कम से कम 55 सदस्यों को उस बैठक वर्तमान सदस्यों का कम से कम 55 सदस्य उस बैठक में अगर बैठे हुए हैं या उसमें चर्चा कर रहे हैं तभी वह बैठक कानूनी रूप से बाध्य मानी जाएगी, अन्यथा की स्थिति में उस बैठक का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। इस प्रकार गणपूर्ति की जो व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त की गई थी उसको इन लोगों ने पुनः लागू कर दिया, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गणपूर्ति की व्यवस्था अगर समाप्त कर दी जाएगी तो एक प्रकार से क्या होगी, निरंकुशता का जन्म होगा। अर्थात जबरदस्ती नियम और कानून बनाए जाएंगे और जनता के ऊपर थोपे जाएंगे, जिसको इन लोगों ने सुधार करते हुए समाप्त कर किया और गणपूर्ति की व्यवस्था को पुनः लागू किया। आगे इन लोगों ने क्या किया, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, वो कहाँ देखे थे हम लोगों ने, मौलिक अधिकारों के तहत देखे थे। तो आपातकाल में भी इन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया। क्योंकि आपातकालीन स्थिति में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार जो थे या मूल अधिकार जो थे उनको संसद जो है समय समय पर आवश्यकता के अनुसार निलंबित कर सकती थी या उनमें विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकती थी या उनके प्रावधानों को जो है उनकी सक्रियता या उनकी अधिकारिता को जो है कम कर सकती थी। परंतु इन लोगों ने यहाँ क्या किया, अनुच्छेद 20 और 21 जो कि क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनमें किसी प्रकार का निलंबन या उनको किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है, ऐसी व्यवस्था आपातकालीन में भी लागू रहेगी। आगे क्या हुआ, अगर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में आंतरिक अशांति, जो शब्द जो राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए जो मूलभूत व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत आंतरिक अशांति अर्थात आंतरिक अशांति जैसी अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तभी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती थी। तो राष्ट्रीय आपात अशांति शब्द के जगह पर क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। अर्थात पहले केवल आंतरिक अशांति थी तभी राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब उसके साथ साथ सशस्त्र विद्रोह जैसी घटनाएं अगर देखने को मिलती हैं तभी क्या होगा, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो वह क्या है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह व्यवस्था हमारे संविधान में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ, 1985 में हुआ। इसके तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जो कि सरकार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उस समय की स्थिति में ये समस्या आने लगी थी कि जो सरकारें चुन के आती थी, जो सदस्य चुन के आते थे विभिन्न पार्टियों से, वह क्या करते थे, अपनी मनमर्जी से किसी भी पार्टी की सदस्यता ले लेते थे या किसी भी पार्टी में चले जाते थे। इस प्रकार से जो वर्तमान सरकारें थी जिनमें उनका समर्थन था वह सरकारें क्या हो जाती थी, या तो गिर जाती थी या उनकी शक्ति कम हो जाती थी या मनमाने तरीके से सदस्य उनका प्रयोग करने लगते थे, जिससे क्या थी, अशांति या सरकार की जो है स्थिरता में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इसके लिए क्या किया गया, दल बदल के रूप में ये
दल बदल कानून के रूप में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52 में संविधान संशोधन के द्वारा, ताकि जो सरकारें थी उनकी स्थिरता को बचाए रखा जा सके और जो है देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो अस्थिरता से उत्पन्न हो सकती थी उनसे बचा जा सके। इसके लिए 10वीं अनुसूची बनाई गई, उसमें क्या किया गया, दल बदल कानून को रखा गया। इसके दल बदल का मतलब क्या है, अगर कोई कोई व्यक्ति जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से जीतता है तो वह उस जब तक वह उस सरकार के प्रति अपने को समर्पित रखेगा तभी तक उसकी सदस्यता रहेगी, अर्थात बिना उसकी परमिशन के या बिना बताए किसी भी अमुक दूसरे दल में जाकर या अपना समर्थन देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी सदस्यता उसी समय से क्या मानी जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर दल बदल के तहत रखी गई। इस प्रकार से सरकारों को सुरक्षा प्रदान की गई और उनकी स्थिरता को बनाए रखने के लिए यह कदम बहुत ही सराहनीय था और जिससे कि इसके परिणाम भी बहुत अच्छे देखे गए। आगे देखते हैं 56वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ, यह हुआ 1987 में। इसके तहत क्या प्रावधान किए गए, 25वें राज्य के रूप में गोवा को मान्यता दी गई, अर्थात भारत में 25वें राज्य के रूप में किसे मान्यता दे दी गई, गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। ऐसी व्यवस्था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में हमारे संविधान के तहत जोड़ी गई। इस प्रकार से हम लोगों ने महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के लिए यह भाग 1 देखा, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली। अब इसके अगले भाग में जो बचे हुए महत्वपूर्ण संशोधन है उन पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको आप आसानी से हल कर सकें। इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को रोककर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं और उसको कई बार देखकर अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह मैटर जो है बहुत ही मेहनत के साथ निकाला गया है और ये सीधे सीधे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। वही मैटर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। इस प्रकार से संविधान संशोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे संविधान का परीक्षा की दृष्टि से। उसके अंतर्गत चाहे जो भी परीक्षा, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी परीक्षा हो, एसएससी जीडी हो, या यूपी पुलिस की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर लगातार आने वाले वीडियो को देखते रहें, ताकि अपनी तैयारी को और धार दे सकें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।